हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज ये हमारी क्लास नंबर 13 है ऑफ EMRS अकाउंटेंट। ठीक है, ये क्लास है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिए थे, सॉल्वेंसी कर लिए थे। देखिए अभी तक हमारे क्या हो गए, अभी तक हमारे लिक्विडिटी रेशियो हो गए, सॉल्वेंसी हो गई। यहाँ हमारा 90% काम हो गया है ना। अब 10% के लिए हमारे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काम आते हैं। फिर भी कोशिश करूँगा कि अदर रेशियोज में मैं आपको एक बार बता दूँ, इस एग्ज़ाम में वैसे आने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है बेसिकली, ये मेज़र करते हैं फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस को। किस रेफरेंस में? इन रेफरेंस ऑफ रेवेन्यू, असेट्स, इक्विटी एंड कैपिटल। ठीक है, इससे और क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को समझने के लिए। फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको समझने के लिए फ़ायदा होता है। इसका ये लैंग्वेज लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसके बारे में 2 लाइन लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं PR लिख दूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, मेजर्स मेजर्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। किस रेफरेंस में? रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद मैंने क्या बोला था आपको? एसेट, इक्विटी एंड कैपिटल। ओके, it also helps to understand the earning capacity of the firm। यही बात मैंने अभी आपको सामान्य भाषा में बताई थी, ये मैंने आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ना वो बड़े इजी होते हैं, उनमें फॉर्मूला आपको याद रखना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो तो हम अभी देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। उसके लिए आप पहले एक इनकम स्टेटमेंट को समझ लीजिए, है ना। इनकम स्टेटमेंट मुझे लगता है वैसे आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये मैंने एक इनकम स्टेटमेंट लिखा है ना, आपको समझाने के लिए। ये एक एग्जांपल है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक, देखिए जैसे सेल्स या रेवेन्यू बोल लीजिए, फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए अगर आप गुड्स बेचते हो तो सेल्स हो गई, है ना। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो क्या हो गई? रेवेन्यू। किसी भी नाम से लिख सकते हैं। 10 लाख रुपए, उसमें से माइनस कर दिया रिटर्न, वेदर इट इज सेल्स रिटर्न और रेवेन्यू रिटर्न, 1 लाख। तो नेट रेवेन्यू कितना हो गया आपका? 9 लाख। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है क्योंकि फॉर्मूलाज में नेट रेवेन्यू यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर दोनों फिगर दे दें आपको तो आपको माइनस करके नेट रेवेन्यू ये निकालना है। उसके बाद में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दीजिए। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है। तो आपने जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए तो आपके पास क्या निकल के आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा नेट रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एक नाम है EBIT, बड़ा ही फेमस नाम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको बार बार इसी नाम से हम लिखेंगे। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट आपके लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है वहाँ का इंटरेस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, बैंक ओडी होती शॉर्ट टर्म है, बट इंटरेस्ट है तो वो आपके डेट का पार्ट बनती है। ये आपको लेस करने के बाद में अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, या इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना होता है? टैक्स को लेस करना होता है। जैसे 40% है फॉर एग्जांपल, तो 1,20,000 3 लाख का निकाल लिया। वो जब लेस कर दोगे तो जो फिगर आएगा, जैसे 2,80,000, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। या फिर इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका? प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्या होता है अभी नीचे आपको पता चलेगा। 2 तरह के हमारे पास में शेयर्स होते हैं, है ना। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक हमारा होता है इक्विटी, एक होता है हमारा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है और उनकी रेट पहले से तय होती है।
ठीक, प्रायोरिटी उनको पहले दी जाती है इक्विटी वालों की तुलना में। इक्विटी वालों को तो जो बच गया वो सारा मिल जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है हमारे, उनको जो डिविडेंड देना है ना, तो वो यहाँ पे लेस कर देते हैं। अब जो बचता है, जैसे ये 80,000 बच रहा है, इसे बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनका दूसरा नाम क्या है, कॉमन कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। तो जब रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हमको निकालना होगा तो हमें ये वाला फिगर काम में लेना होगा। तो देखिए, इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है, इसीलिए मैंने ये नाम यहाँ पे अलग अलग तरह से लिखे हैं आपको समझाने के लिए। कुछ जगहों पे आपको ईबीआईटी यूज़ करना होता है, कुछ जगह आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ करना होता है, कुछ जगह आपको अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर यूज़ करना होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी होती है, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर हो सकता है कि जैसे मान के चलिए आपको अर्निंग बिफोर ईबीआईटी यूज़ करना है, लेट सपोज आपको ईबीआईटी यूज़ करना है और आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो जब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यहाँ से हम पीछे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे मतलब इसमें एड बैक कर देंगे टैक्स। टैक्स ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया समथिंग। इसके अंदर में ऐड क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, ईबीआईटी आ जाएगी, और हमको ये ईबीआईटी यूज़ करनी है। तो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि आपको ईबीआईटी दिया जाए, आपको कुछ डेटा दिया जा सकता है। आपको अगर ये इनकम स्टेटमेंट का प्रोसीजर पता है कि इनकम स्टेटमेंट में कैसे कैसे आइटम चलते हैं, तो आप पीएटी से ईबीआईटी पे पहुंच सकते हैं और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं है। एक बार ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको दोबारा से आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ के लिए नहीं है, मतलब कहीं भी आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर समझना चाहते हैं ना, किसी भी लिस्टेड कंपनी के जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती है, अगर उसको भी आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक, इसके नीचे एक छोटी सी हमने बैलेंस शीट ड्राफ्ट करी है। क्यों करी है, अभी हम जो फॉर्मूलाज लिखेंगे तो उसमें डेटा यूज़ करेंगे, उस डेटा के लिए हमने ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। लाइक हमारी टोटल असेट है 20 लाख, क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल असेट ही यूज़ होती है ना। ये जो हमारे रेशोज़ हैं प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे टोटल असेट यूज़ होती है, करंट असेट इनका कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। और ये हैं हमारे अलग अलग, है ना, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखी है। ये हमारी इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, या 10% लिखा है, मतलब 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, और 10% मतलब कि 20,000 रुपये हम उनको क्या देते हैं, हम देते हैं उनको इंटरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा रिजर्व सरप्लस हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गए, करंट लायबिलिटी हो गई, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ठीक, अब इन्हीं डेटा को यूज़ करेंगे, है ना, कुछ डेटा जैसे यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है, इसी डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकाल सकते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हमसे पूछा जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में पहला फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो बड़ा इजी है। अगर जीपी, शॉर्ट में इसको जीपी बोलते हैं, तो जीपी क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपका नेट सेल है उसमें से अगर उस बेचे गए माल की लागत, बेचे गए जो सामान है उसकी कॉस्ट अगर घटा देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी को ही अगर हम रेशो में बात करें, है ना, इसका ही अगर रेशो निकालेंगे तो इसको रेशो नहीं बोला जाता, नॉर्मली मार्जिन बोला जाता है ना, जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन क्या हो जाएगा, दिस जीपी यानी कि दिस ग्रॉस प्रॉफिट, और किसके ऊपर निकाला जा रहा है, ये रेवेन्यू के ऊपर या नेट सेल्स के ऊपर, है ना, नेट सेल्स ऑब्लिक रेवेन्यू। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, क्योंकि ये किस में आएंगे, ये परसेंटेज में आते हैं। ध्यान रखना, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है ना, मैं लिख देता हूँ, ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, है ना, आर इन परसेंटेज ओनली। ठीक, मैंने बताया था रेशोज या तो टाइम्स में होते हैं या परसेंटेज में होते हैं, और ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है और ये परसेंटेज में होते हैं। जैसे सेकंड हो गया जीपी रेशो। अगर आपसे मान के चलिए एनपी रेशो पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं फिर भी, ठीक है, तो एनपी रेशो अगर पूछ ले तो जीपी की जगह आप बस एनपी कर दीजिए, बाकी यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो सेम रहेगी, इनटू में 100 सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद में हो सकता है, अब अपने काम के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी मैंने इनकम स्टेटमेंट में बताया ना, ऊपर देखो,
ऊपर मैंने बताया यहाँ पे निकालना, EBIT क्या चीज़ होती है, दिस माइनस दिस, है ना। तो उसी को मैं वापस लिख देता हूँ, हो सकता है आप भूल गए होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, माइनस उसमें से क्या बताया था मैंने, उसमें से मैंने बताया था माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक, उसमें से डेप्रीशिएशन लेस कर दो। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, मैंने उसमें डायरेक्ट बता दिया था आपको, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा EBIT, ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, EBIT। अब EBIT तो हमारा निकल गया, अब आपसे रेशो क्या नाम से पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या पूछ लेगा EBIT रेशियो, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो आपको क्या करना है, EBIT तो आपने निकाल ही लिया, डिवाइड में क्या करोगे, नेट सेल्स, निकल तो सेल्स के ऊपर ही रहा है, सेल्स या रेवेन्यू, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आपका EBIT आ जाएगा। तो अब अगर EBIT की अगर हमारे एग्जाम्पल में बात करें तो हमारा EBIT कितना था, ये था हमारा 4 लाख, सेल्स थी हमारी 9 लाख, ठीक है। तो EBIT हमारी क्या थी, 4 लाख, सेल्स थी हमारी 9 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 3 जीरो 400/9 आप काट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक। अब उसके आगे क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट रेशो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। ऑपरेटिंग रेशो नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ही पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन असेट रेशो, ठीक है, यानी असेट के ऊपर आपकी रिटर्न कितनी है, रिटर्न ऑन असेट्स रेशियो, रेशियो के फॉर्म में पूछा जाएगा। रिटर्न ऑन असेट, देखिए रिटर्न है तो ऊपर तो ये तय बात है कि ऊपर तो प्रॉफिट ही आएंगे, है ना, अब कैसे प्रॉफिट आएंगे वो देख लेंगे, और नीचे असेट आएगी, ये तय है, इंटू 100, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको हम यूज़ करते हैं कि इस पर क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्या आनी चाहिए, रिटर्न ऑन असेट, असेट में हम क्या कमाएंगे लास्ट में, नेट इनकम, कि देखिए EBIT हो गया, फिर उसमें से इंटरेस्ट गया, टैक्स गया, लास्ट में जो हमारे पास में पैसा बचा दैट इज हमारी नेट इनकम, दैट इज हमारी नेट इनकम ना। तो नेट इनकम ही तो आपने असेट्स से कमाई है, जो असेट्स यूज करी है उससे आपने लास्ट में नेट इनकम कमाई है। EBIT से हमें क्या लेना देना, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पैसा हमको यूज करने के लिए मिलेगा। तो हमारी असेट्स के बेस पे तो हमने तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया होगा, इतना बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, नेट इनकम, ठीक, यहाँ पे लेंगे हम नेट इनकम, और नीचे लेंगे असेट, बट असेट जो यहाँ लेते हैं ना, यहाँ एवरेज असेट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एवरेज टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में हमारी एवरेज असेट भी 20 लाख ही है। एवरेज असेट का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में दिया हुआ हो ना, तो आप क्या करिएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दोनों असेट का टोटल कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक, और ऊपर जो है, ऊपर आपकी नेट इनकम आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एवरेज, है ना, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, जितने ऊपर आइटम डिवाइड बाय उतना, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे केस में क्या है, ये 20 लाख ही है, ठीक, क्योंकि हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है इसको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है समझाने के लिए। और जो हमारी नेट इनकम थी, ये हमारी नेट इनकम क्या थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000 रुपये, तो ये हमारी हो गई 2,80,000 रुपये इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप काट लेना, ठीक, लो मैंने काट भी दिया, इक्वल टू 14%, है ना, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे टोटल असेट का 14% है, यानी हमारे असेट्स 14% प्रॉफिट कमाती है, जितनी भी हमारी असेट लगी हुई है 14% प्रॉफिट कमाती है। अब एक फेमस आ रहा है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, रेड पेन से लिखा देता हूँ मैं, कितने हो गए, 6 हो गए, 7वां, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ROCE बोलते हैं ना, पूरा भी लिख देता हूँ मैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और
IPCC या CA लेवल के जो पेपर्स होते हैं वहाँ तो ये आता ही आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुई, देखिए मैंने आपको क्या बताई थी, ROCE निकालनी बताई थी लास्ट क्लास में। ROCE में क्या करते हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड ले लेते हैं। शेयर होल्डर फंड मतलब आपका इक्विटी और प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस आ गई। उसके बाद में हम इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, इसको बोरोइंग्स भी बोल दो, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरिंग्स, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म की कैपिटल पूरी यूज़ करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको ROCE चाहिए। ROCE आपने क्या निकाल दी, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, शेयर होल्डर फंड क्या बातें हैं, 3 बातें, मुझे लगता है मैं लिख देता हूँ, याद भी नहीं होगा आपको। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस, लोन्स जो कि कौन से हैं आपके लॉन्ग टर्म है ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ठीक, ये सारी चीज़ों को अगर टोटल कर दें लॉन्ग टर्म को, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ROCE सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे EBIT। देखिए यहाँ पे नेट इनकम नहीं हुआ है, यहाँ पे आया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल लगी हुई है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म भी लगी हुई है, बोरोइंग्स प्लस इक्विटी। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, ये लोन्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इस पर आप इंटरेस्ट भी तो पे करते हो। तो आफ्टर इंटरेस्ट हम जो है रेवेन्यू नहीं लेंगे, बिफोर इंटरेस्ट लेंगे। अगर आफ्टर इंटरेस्ट लेंगे तो हमको फिर ये यूज़ करना पड़ेगा कैपिटल के लिए, जबकि कैपिटल तो पूरी लगी हुई है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल हमारी लगी हुई है, इससे हमने क्या कमाया होगा, EBIT कमाया होगा। करेक्ट बात है। उसके बाद तो इंटरेस्ट लेस करेंगे तो वो हमारे लोन्स को भरपाई कर देंगे, हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे वो हमारे प्रेफरेंस को भरपाई कर देंगे। बट कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स इससे पहले के लिए अफेक्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, EBIT यूज़ करेंगे। ठीक है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए ये जितने भी आ रहे हैं ना रेशोज, यहाँ पर एवरेज ही है ना, एवरेज ही है, लेकिन हमारे एग्जाम में शायद एवरेज का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाए तो मैं वापस बता रहा हूँ, ओपनिंग करना प्लस क्लोजिंग करना डिवाइड बाय 2 कर देना, और एवरेज कैपिटल यूज़ करना, एवरेज असेट यूज़ करना। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। देखिए अगर आप इनकम स्टेटमेंट ठीक से देखेंगे वापस, तो हमारे पास में क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट आ गया है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ गया था। उसके बाद में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस किया था, और ये हमारी अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, ये हमारी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए थी। ठीक, तो मैंने क्या बताया, शेयर होल्डर दोनों होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर होते हैं। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड के लिए। जब शेयर होल्डर फंड के लिए बात कर रहे हैं तो उनको तो ये प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, यानी कि वहां में हम क्या लेंगे, EAT या PAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो इसका फॉर्मूला आप खुद बना लीजिए। इसको हम क्या लिख देते हैं, नेट इनकम लिख देते हैं, है ना, नेट इनकम लिख दीजिए, है ना, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दीजिए। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय जल्दी बताइए, एवरेज इक्विटी, है ना। एवरेज इक्विटी मतलब अगर हमारा ये क्वेश्चन है ये रहा, तो इस केस में हमारा इक्विटी, एवरेज इक्विटी कहती है 10 लाख तो इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो 10 और 2 कितने हो गए हमारे, 12 लाख हो गए। ठीक है, और नेट इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था हमारा, ये कितना था, 2,80,000 रुपये। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2,80,000 रुपये इंटू 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, 12 से काट दीजिए इसको, 2 4 40, 12 36, है ना समथिंग, और 4 जीरो के अंदर 12 36। ठीक, तो 23.33% क्या है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा लगा हुआ है, ये 10 और 2 12 लाख। इस 12 लाख पे आप जो उनको कमा के दे रहे हो, वो कमा के दे रहे हो 23%, 23%।
ठीक है, ये हो गई आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। देखिए जब रिटर्न ऑन इक्विटी ही लिखा है ना तो दोनों शामिल करते हैं, ठीक। अब उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी का मतलब क्या हो गया, अब जो लास्ट में असली मालिक बच गए, असली मालिक मतलब जिनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, चाहे वो ज़्यादा मिले है ना, सरप्लस मिल जाए, चाहे वो डेफिसिट हो, मिलेगा सब लास्ट में जाके कॉमन इक्विटी को, ठीक है। तो कॉमन इक्विटी में अब आप बताइए कि कैसे करना चाहिए। देखिए यहाँ तक तो 2,80,000 हो गए, ठीक। ये दोनों शेयर होल्डर थे मेरे, है ना, प्रेफरेंस वाले भी और इक्विटी वाले भी। अब ये जो 2 लाख है ये तो मैं हटा देता हूँ, तो बचे कितने, 80,000। यानी कि 80,000 ही लास्ट में असली मालिक के लिए बचे। तो यहाँ पे ऊपर तो क्या लेंगे हम, 80,000, या अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी कैपिटल, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी इसको यहाँ ही लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कॉमन इक्विटी। तो कॉमन इक्विटी कितनी थी हमारी, 10 लाख, ठीक। तो 80,000 अपॉन 10 लाख हमारी जो थी कॉमन इक्विटी थी, ठीक। तो 8/100 यानी कि 8%, यानी कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, और जॉइंटली अगर शेयर होल्डर फंड की बात करें तो उनको 23.33% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये सारे हमारे रेशोज थे, ये जो रेशोज थे हमारे जितने भी, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमने क्योंकि प्रॉफिट से शुरुआत करी, देखिए अब मैं रिकैप करवा देता हूँ फटाफट 2 मिनट में, फिर क्लास खत्म करते हैं। जीपी रेशो की हमने बात करी, जीपी रेशो में क्या बोला हमने कि पहले आप ग्रोस प्रॉफिट निकाल लीजिए, वो कैसे निकलता है, नेट सेल्स, यानी सेल विच इज नेट ऑफ रिटर्न्स, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ग्रोस प्रॉफिट के बाद में आपका जीपी मार्जिन के लिए क्या करोगे, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स कर दोगे इंटू 100, वो आपके परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम एवरेज नहीं करते हैं ना, यहाँ पर एवरेज, एवरेज नहीं करना है, ठीक है। एवरेज हमको आगे इक्विटी वाले फॉर्मूलाज में या टोटल असेट्स में ही करना है। फिर एनपी, एनपी के अंदर क्या है, जीपी जो है, जीपी के अंदर से बाकी खर्चे हटा दो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, नेट प्रॉफिट जो आया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स करोगे इंटू 100। अच्छा, नेट प्रॉफिट एनपी क्या हो गया, बेसिकली ये ईबीआईटी होता है, ठीक। उसके बाद में बात करें हम ईबीआईटी, मैंने क्या बताया, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड ईबीआईटी, या फिर इसको एनपी है, नेट प्रॉफिट। तो वही ईबीआईटी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये क्या निकल के आता है हमारे पास में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या एनपी रेशियो भी तो हो गया ये, एक तरह से इनडायरेक्टली एनपी रेशियो भी है ना, दिस इज एनपी रेशियो। रिटर्न ऑन असेट रेशियो, मैंने क्या बोला, रिटर्न ऑन असेट रेशियो मतलब नीचे असेट होगी ऊपर इनकम होगी, तो हमारी असेट्स हमको कितना पैसा कमा के दे रही है वो हमको निकाल के बताना है। तो ऊपर तो हमारी नेट इनकम होगी, ठीक है। नेट इनकम का मतलब क्या हो गया, नेट इनकम का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात हो गई, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे एवरेज लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, असेट वाले केस में एवरेज लगेगा, और उसके अलावा आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ पर एवरेज यूज़ किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बताया था कि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है पहले वो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल लीजिए, उसके बाद में ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यहाँ पे भी मैंने बोला था एवरेज करना होता है अगर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद था रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी से कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कर लीजिए, रिटर्न ऑन सिर्फ इक्विटी दिया है तो दिस इज शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों शामिल है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी पूछा है ना, तो उसके केस में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, जो फाइनल होल्डर्स होते हैं शेयर्स वाले, वो शामिल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर शेयर होल्डर फंड की बात की जा रही है तो नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इक्विटी, मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको एवरेज करना है, इक्विटी के केस में, एसेट के केस में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में, तो ये परसेंटेज वाइज आ जाएगा। उसके बाद कॉमन इक्विटी आपसे पूछ लिया जाए तो जो आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट था, ये इनकम स्टेटमेंट, इस इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया था प्रेफरेंशियल डिविडेंड घटा दीजिए, लास्ट में जो बचता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, और जो लास्ट में बचेगा वो आपका आएगा अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। तो ये अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर 80,000 बच रही थी, उनका कैपिटल से डिवाइड लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 8%। तो यहाँ जाके हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है शेयर होल्डर रेशो करेंगे, एक छोटा सा से मतलब क्लास देखता हूँ, एक्टिविटी रेशो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
अच्छा, एक्टिविटी रेशियोज भी मुझे बताना है आपको नेक्स्ट क्लास में। एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ आपके और क्या क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में वैसे तो ये ज़्यादा मतलब काम के नहीं है आपके, क्योंकि ये हमारे लेवल 6 की वैकेंसी है ना। अगर ये लेवल 7 की अकाउंट्स ऑफिसर होती तो शायद ये काम आते। फिर भी है ना, ये क्विक कॉन्सेप्ट है ना, अपने 15 मिनट में हो जाएगा और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा शायद शेयर होल्डर रेशियो का, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास में करवाता, लेकिन फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। तो शेयर होल्डर्स रेशियोज जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 10-15 मिनट में मैं इसका करवा दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, जो कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होते हैं, ईपीएस, डीपीएस, पी रेशो, ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको ये चीज़ें आती भी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।